नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। तो कल जो हमने जिस चीज़ का अध्ययन किया था उसमें जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हमारे चैनल का जो लिंक है, बार बार बच्चों के पूछने पर मैं आपको बता देता हूं कि इस नाम से आप इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, youtube.com/c फिजिक्स टूल। ये फिजिक्स टूल कैपिटल लेटर्स में है। इस नाम से भी चैनल को गूगल में डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो और ये जब ओपन करोगे तो इसमें आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। और फिर मैं आपसे वही आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों से सब्सक्राइब भी करवाएंगे, ताकि हमारा जो काम करने का उत्साह है वो लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तो और आपका सहयोग प्राप्त करने की मैं आशा करता हूं कि आपका सहयोग हमें इसी प्रकार लगातार से प्राप्त होता रहेगा। तो आज हम जिस चीज़ का अध्ययन करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 8 है अपना इस चैप्टर का। उसमें जाने से पहले कल थोड़ा सा मैं बता दूं कि कल अपने रूढ़ पद्धति के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? रूढ़ पद्धति के बारे में। तो उसके बारे में मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो कल पढ़ा था। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि रूढ़ पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो किया जाता है उसका प्राकृतिक स्रोत व गुणों के आधार पर किया जाता है। नामकरण प्राकृतिक स्रोत व गुणों के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक स्रोत व गुणों के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों हमने सबसे पहले जिसमें एक सारणी के रूप में इसका अध्ययन किया था कि एक सूत्र जो है उस रूप में सूत्र आएगा, फिर आगे रूढ़ नाम इसके दिए जाएंगे, फिर प्राकृतिक स्रोत होगा। तो सूत्र में सबसे पहला था CH4, जिसका रूढ़ नाम था दोस्तों मार्स गैस, और स्रोत था दलदल से प्राप्त हो रहा था। ये कहाँ से प्राप्त हो रहा था? दलदल से। फिर अगला था CH3OH कास्ट स्प्लिट, लकड़ी के भंजक आसवन से। CH3COOH एसिटिक अम्ल, सिरके के लैटिन नाम जो एसिटम से लिया गया है वहाँ से ये प्राप्त होता है, ठीक है। और फिर अगला था 4 नंबर HCOOH। 4 नंबर क्या था? HCOOH, जिसका नाम था HCOOH का फार्मिक अम्ल, और ये फार्मिका या चिंटी से प्राप्त होता है। 5वां था HCCOOH CH3OH यानी लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टम दूध से प्राप्त होता है। लैक्टम या फिर इसका जो दूध होता है उससे ये प्राप्त होता है। अब देखो दोस्तों, नामकरण इसका हमने पढ़ा था। नामकरण में हमने इसके 2 भागों में डिवाइड करके इसको पढ़ा था नामकरण को। एक तो था दोस्तों पहला असाकित कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला का नाम, जिसमें असाकित कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला का नामकरण था, और दूसरा था साकित कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला का नाम। पहला तो था असाकित और दूसरा था साकित कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला का नाम। इन 2 भागों में डिवाइड करके आपने इसको पढ़ा था। तो कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला जब असाकित हो तो उसमें अपने पढ़ा था, अध्ययन किया था कि इसे नॉर्मल या एन यौगिकों से बताया जाता है। जब असाकित कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला हो तो उसे नॉर्मल या एन यौगिकों से बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करूं मैं तो देखो, पहला एग्जाम्पल है CH3CH2CH3 एन प्रोपेन। 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम रहेगा प्रोपेन, और एन इसमें लगाया जाता है नॉर्मल या एन का। और अगला था CH3CH2CH2CH2CH3। टोटली कार्बन दोस्तों 1 2 3 4 5 है, और 5 को पेंट कहा जाता है। 5 को क्या कहा जाता है? पेंट। तो इसका नाम हो गया एन पेंटेन। आगे बात सुनिए। अगला था साकित कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला का नामकरण। तो इसे आइसो या नियो के आधार पर पढ़ा जाता है, व्यक्त किया जाता है। यदि कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा हो, ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा हो। इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, इसलिए मैं विस्तृत इसको रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने का अर्थ ये होता है
कि आपको भी साथ साथ में ये पता चले कि हमने क्या पढ़ लिया है, ठीक है। और जो कोई नया वीडियो देख रहा है उसको पता चले कि वो, जैसे मान लो कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो वो पीछे ये चीज़ उनको पढ़ा दी गई, उसको भी इस चीज़ का आभास हो और आपको ये चीज़ रिपीट हो जाए, ताकि आपको एक 2 बार 3 बार तो आप वीडियो देखते हो और पढ़ी हुई चीज़ आपको तैयार हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिपीट भी मैं करना उचित समझता हूँ मेरे हिसाब से, और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से घिरी रहती है, तो उनका नामकरण आइसो के आधार पर होता है। उनका नामकरण किसके आधार पर होता है? आइसो के आधार पर आइसो लगाया जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ तो यहाँ देखो ये CH CH3 CH3। अब इसमें यानी यहाँ जो मैंने बॉन्ड लगा के छोड़ा है, यहाँ पर कोई कार्बन होगा, यहाँ पर कोई क्या होगा? कार्बन। और उस कार्बन से ये 3 अन्य कार्बन जुड़े हैं, यानी एक कार्बन 3 अन्य परमाणु से घिरा है, तो 1 2 3 से घिरा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे आइसो समूह कहा जाता है। कौन सा समूह कहा जाता है? आइसो समूह। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी आइसो किसको कहा जाता है, इसको आपको याद करना रहेगा, याद करना आपको ज़रूरी है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है फैक्टर कि आइसो नाम किस प्रकार से दिया गया, कैसे कहा जाता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा और याद भी करना होगा। वो एन वाला हो गया, ये भी अच्छा है, ये जो ऊपर है ये सारे ही आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि आपको चैप्टर में इन चीज़ों का नाम पता होना चाहिए। जब जिक्र किया जाएगा IUPAC का, तो जैसे कोई नाम आ गया तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए देखते ही पेपर में कि ये साधारण नाम है, रूढ़ नाम है, या व्युत्पन्न नाम है, या फिर IUPAC नाम है। तो इतना डिफरेंस आपको पता होना अति आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद में हम अगला जो इसके बाद में अध्ययन किया था उसको देखते हैं। ये आपके सामने है स्क्रीन पे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ एक कार्बन परमाणु, इससे अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं। देखो 1 2 और 3 ये जुड़े हैं ना इससे, ठीक है। तो ये हो गया आइसो, आइसो समूह हो गया। 5 टोटल कार्बन 1 2 3 4 और 5 है, तो ये हो गया आइसोपेंटेन। क्या हो गया? आइसोपेंटेन। तो इसमें जो अगला है वो देखो, ये थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है इसमें। ये दोस्तों इसका अपवाद है, ये अपवाद है। कैसे अपवाद कैसे है कि जब कार्बन को CH3 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 एक कार्बन 4 परमाणु से जुड़ा है, तो 4 का रूल तो अगला था जो अपने यहाँ पढ़ा है, ये देखो पॉइंट नंबर 3 ये वाला, लेकिन ये पहले आ गया। ये कार्बन 4 से जुड़ा होकर भी आइसो समूह में आता है, आइसो श्रृंखला में आता है, और इसके टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका नाम हो गया आइसो ऑक्टेन। 8 कार्बन होने के कारण इसका नाम हो गया ऑक्टेन। लेकिन ये कार्बन 4 से घिरा है और फिर भी इसको आइसो कहा जाता है, तो ये इसका अपवाद है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखो, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में देखो कि कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला जिसमें एक कार्बन परमाणु, कार्बन हाइड्रोजन श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु, ऐसी श्रृंखला जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा हो, तो नामकरण नियो के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? नियो, उसे नियो कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल, ये कार्बन इस प्रकार 4 से घिरा हो तो नियो कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ आपने देखे थे कि CH3 एक 4 से घिरा है, नियो पेंटेन। 4 तो ये हो गए बाहर वाले, एक बीच वाला पेंटेन हो गया। इसमें ये 4 से घिरा है, तो इसमें टोटल 5 तो ये हो गए, 6 और 7, तो 7 को हेप्ट कहते हैं, तो नियो हेप्टेन। बात आ गई समझ में। अब आज अपने जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे, आज कल पहली पद्धति अपने पढ़ ली थी, अध्ययन कर लिया था, जिसका नाम था, कौन सी पद्धति थी? पहली रूढ़ पद्धति। आज दूसरी पद्धति का दोस्तों अध्ययन करेंगे अपने, और दूसरी पद्धति का नाम है व्युत्पन्न पद्धति। दूसरी पद्धति का क्या नाम है? व्युत्पन्न पद्धति, ठीक है। ये दूसरी पद्धति है, व्युत्पन्न पद्धति। अब इसका अध्ययन अपने आज करेंगे कि ये कौन सी है व्युत्पन्न पद्धति। तो देखो इसमें क्या होता है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों का या सरल यौगिकों को व्युत्पन्न मान करके किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मान करके किया जाता है। सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। तो इसमें कैसे नाम किया जाता है? इसमें
कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों का सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर ये दोबारा लिख देता हूँ नाम, व्युत्पन्न मानकर किया जाता है, व्युत्पन्न मानकर के किया जाता है। ठीक है, ये व्युत्पन्न के आधार पर किया जाता है। अब देखो कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करते हैं अपने कि किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। इसमें दोस्तों सबसे पहले देखो, यानी व्युत्पन्न पद्धति में आपको यहाँ क्या करना होगा कि किस प्रकार से नामकरण करना होगा इसका। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना रहेगा यहाँ सरल यौगिक, ऊपर क्या लिखोगे? सरल यौगिक। जो व्युत्पन्न की पढ़ी थी उस प्रकार से इसकी भी एक सारणी है, सरल यौगिक। फिर इसमें आप अगले कॉलम में लिखोगे व्युत्पन्न, अगले में क्या लिखोगे? व्युत्पन्न। और अगले में लिखोगे लास्ट कॉलम में नाम, लास्ट कॉलम में क्या लिखोगे? नाम। इस प्रकार से। अब सबसे पहला जो है क्रम संख्या में, उसमें देखो क्या है, पहले में आएगा CH4। पहले में मैं क्या ले रहा हूँ? CH4। इसका नाम दोस्तों होता है मेथेन। याद रख लो, इनको ढंग से याद कर लो। CH4 क्या होता है? मेथेन। मेथेन में यदि इसके ऊपर मैं बात करूं मेथेन के हिसाब से, तो इसमें कौन कौन से सूत्र इसमें आते हैं वो देखते हैं अपने। तो सबसे पहले इसमें जैसे ये आता है एक संरचना सूत्र CH3 ये हो गया। अब CH3 यानी इसका व्युत्पन्न नाम करेंगे, यानी ये मेथेन से निकला है। ध्यान देना, व्युत्पन्न का अर्थ होता है, व्युत्पन्न समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या है। व्युत्पन्न का अर्थ होता है किसी मेन शाखा से या मेन चीज़ से दूसरी चीज़ निकलती है ना, वो व्युत्पन्न कहलाती है। वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न। यानी मेन पॉइंट से जो दूसरा पॉइंट निकलता है वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न कहलाता है, वो होता है व्युत्पन्न। आगे बात समझ में। अब देखो कैसे पढ़ेंगे इसको। तो ये मेथेन से ही बन रहे हैं। CH3 को बोलेंगे अपने मेथिल मेथेन। इसको क्या बोलेंगे? मेथिल मेथेन। इसका नाम क्या रहेगा? मेथिल मेथेन। ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है इसका एक और देखते हैं अपने कि CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, इसका हो जाएगा डाई मेथिल मेथेन। यानी दो तो मेथिल है, एक मेथेन है। डाई दो चीज़ें एक जैसी जुड़ी हो उसके लिए डाई यूज किया जाता है। डाई मेथिल मेथेन, डाई मेथिल मेथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। एक जैसी दो जुड़ी है ना, जैसे CH3 दो बार जुड़ा है,
ये मेथिल है तो इसको नाम देंगे डाई मेथिल, और एक कार्बन का ये मैथ, एक कार्बन को मैथ कहा गया तो डाई मेथिल मेथेन हो जाएगा। फिर अगला है CH3 CH CH3 CH CH3 CH3 ये नाम है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ट्राई मेथिल मेथेन। देखो इससे 3 जुड़े हैं इस कार्बन से, 1 2 3, 3 का नाम होता है दोस्तों ट्राई, और मेथिल और मेथेन, ट्राई मेथिल मेथेन, ठीक है ना। ये हो जाएगा ट्राई मेथिल मेथेन। बात आ गई समझ में। अब देखो ये तो इसका मेथेन का तो ये कंप्लीट हो गया, ये यहाँ तक मेथेन का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा अपने अध्ययन करते हैं 2 नंबर में अध्ययन करता हूँ CH3OH, जिसको अपने कहते हैं, इसको मेथेन कहते थे ना, इसको कहते हैं कार्बिनोल। ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं, कार्बिनोल कहते हैं इसको, ठीक है। इसके देखो कार्बिनोल के सूत्र कौन कौन से हैं। एक तो है CH3 CH2OH, एक तो ये CH3 CH2OH जिसे कहेंगे मेथिल कार्बिनोल। अब CH3OH ध्यान देना, CH3OH यानी ये इतना और ये इतना, ये तो कार्बिनोल का सूत्र हो गया, CH3OH हो गया। और एक कार्बन वाले को कहते हैं, एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मेथिल। तो ये हो गया मेथिल कार्बिनोल, नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बिनोल, ठीक है। अगला देखो CH3 CH2 CH2OH, ये ले लेते हैं एक एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 और OH। तो इतना इतना तो कार्बिनोल हो गया। अब 2 कार्बन आ रहे हैं तो अब क्यों हो गया, 2 को एथ कहते हैं, तो एथिल कार्बिनोल क्या हो गया, एथिल कार्बिनोल, एथिल कार्बिनोल, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब देखो अगला, तो ये हो गया एथिल कार्बिनोल, ये क्या हो गया, एथिल कार्बिनोल। अब देखो और देखते हैं एक एग्जांपल इसका एथिल कार्बिनोल के अलावा, कि CH3COH, यहाँ जोड़ देता हूँ मैं CH3COH, और ऊपर जोड़ देता हूँ CH2CH3 और नीचे जोड़ देता हूँ CH, यहाँ जोड़ देता हूँ CH, फिर इसके दोनों साइड में मैं जोड़ देता हूँ CH3 दोनों साइड में क्या जोड़ देता हूँ, CH3 और CH3, ये जोड़ दिया, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा लाइनों को। तो इसमें देखो C, यानी इसमें 3 सूत्र पढ़ रहे हैं अपने टोटली, पहला, दूसरा और ये यहाँ पर है तीसरा, ठीक है। ऊपर वाले में पढ़े थे 3, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। यानी 3 सूत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें पहला, दूसरा और ये यहाँ पर तीसरा, ठीक है ना। तो देखो अब वही बात, CH3OH यानी एक CH3OH तो ये बना देगा सूत्र, बाकी बच्चे वो और हो गए। अब देखो उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। आइसो समूह अभी जुड़ा था ना, याद होगा आपको, कि जिसमें एक कार्बन परमाणु से 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हों। तो इस एक कार्बन परमाणु से 3 अन्य कार्बन, ये तो आइसो समूह हो गया। ये तो कौन सा समूह हो गया, आइसो समूह, ठीक है ना। ऐसे समझना होगा आपको, ये तो आइसो समूह हो गया, ये इतना तो कौन सा समूह हो गया, आइसो समूह। इस कार्बन से 3 अन्य जुड़े हैं तो आइसो हो गया ये तो, ठीक है। अब यहाँ एक, अब देखो ये हो गया जैसे कार्बिनोल, फिर बचा क्या, मेथिल
और एथिल, एक कार्बन का 2 कार्बन का, एक कार्बन को मेथिल। अब देखो यहाँ ये चीज़ बड़ी समझने वाली है। अब जैसे ये है ना, ये इतना, ये हो गया कार्बिनोल, ये कार्बिनोल का सूत्र हो गया। कोई एक ले लो, यही लेना आवश्यक नहीं है, इस CH3OH को भी ले सकते हो आप। तो ये पास है तो मैंने ले लिया, ये कार्बिनोल बन गया। ये बन गया आइसो समूह। ये कौन सा बन गया? आइसो। ये कौन सा बन गया? आइसो समूह। लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए, ये बन गया आइसो समूह। ठीक है। और अब देखो ये आइसो हो गया। अब अपने को, अब आइसो में कितने कार्बन है? टोटल 3, तो इसको प्रोपिल कह देंगे, आइसोप्रोपिल कह देंगे और आइसोप्रोपिल कह देंगे। अब देखो यहाँ एक कार्बन को, ये एक कार्बन हो गया, इसको मेथिल कह देंगे और 2 कार्बन ये बच गए, इसको एथिल कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? एथिल कह देंगे। बात आ गई ना समझ में? ठीक है, इसको क्या कह देंगे? एथिल। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम क्या होगा? पहले वाले का तो मेथिल कार्बिनोल, इसका एथिल कार्बिनोल और इसका हो जाएगा मेथिल एथिल। नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथिल एथिल, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। आइसोप्रोपिल कार्बिनोल, ये हो गया। तो ये हो गया मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। ठीक है ना। अब देखो ये इतना, ये तो हो गया दोस्तों, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब देखो तीसरा, इसका तीसरा पढ़ते हैं। इसमें तीसरा है इसका CH3COOH। तीसरा है CH3COOH। ठीक है। CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं दोस्तों, ध्यान देना। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। बात आ रही होगी समझ में आपको? यदि देखो ढंग से देखोगे आप, क्लियरली इसको ध्यान लगाकर पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको आसानी से क्लियर होगा, सारी बात समझ में आएगी। और मन लगा करके मेहनत से पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा। और यदि मन उड़ार रहेगा, आपका ध्यान कहीं और है, तो देखो समझ में नहीं आएगा। सीधी सादी बात यही है। ठीक है ना। तो ये एसिटिक अम्ल है। अब इसमें मैं जोड़ देता हूँ, बड़ी सिंपल चीज़ है, कोई डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है, आसानी से क्लियर करते चलो। यहाँ CH3, फिर मैं यहाँ एक और CH3 जोड़ देता हूँ और यहाँ जोड़ दिया CH। यहाँ क्या जोड़ दिया? CH। फिर यहाँ मैं जोड़ देता हूँ CH2 और यहाँ मैंने जोड़ दिया COOH। यहाँ क्या जोड़ दिया? COOH। अब देखो कि CH3COOH है ना, कोई भी ले लो, चाहे इन दो हैं, दो में से कोई एक CH3 ले लो। जैसे ये ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया और ये COOH हो गया। तो ये तो हो गया एसिटिक अम्ल। ये तो क्या हो गया? एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है ना। यानी यहाँ से ये CH3 ले लो, इसमें से ले लो, चाहे इसमें से ले लो, इन दोनों में से कोई एक ले लो, ये ले लो चाहे ये ले लो, और यहाँ से ये तो अपने को लेना ही लेना है, यानी COOH तो लेना ही लेना है। तो ये एक CH3 एक COOH मिलकर और क्या बन जाएगा? COOH एक के साथ मिलकर के ये एसिटिक अम्ल बना देगा। ठीक है। तो अब बाकी चीज़ क्या बची? अब बाकी चीज़ देखो क्या बची कि ये जो समूह है ना, ये कार्बन जो है ना, ये कार्बन आगे 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। देखो ध्यान देना। अब इसमें ये मत समझना आप कि ये ले या ये ले, आप ये भी ले सकते हो इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ये H जो कम हुआ है वो हाइड्रोजन इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट करने के लिए कम हुआ है। ठीक है ना। तो ये CH3 ही माना जाएगा। ठीक है। अब जैसे ये राउंड कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये दोस्तों आइसो समूह बन गया दोबारा। कौन सा समूह बन गया? आइसो समूह बन गया ना। आइसो और आइसो में भी प्रोपिल, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 3, 1, 2 और 3। तो आइसोप्रोपिल समूह हो गया। आइसोप्रोपिल। अब ये क्या बचा? इतना, ये एसिटिक अम्ल बच गया। ये क्या बचा? एसिटिक अम्ल। अब देखो आप सोचोगे पहले तो सर ने कहा था ये ले लो चाहे ये ले लो, और इतनी देर में कह रहे हैं कि ये ले लो।
तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये ले लो या ये ले लो का मतलब ये है कि ये कार्बन ले लो चाहे ये ले लो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा इससे। वही बात है, तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कोई अन्य श्रृंखला या समूह नहीं बन रहा है। तो ये देखो, ये एक समूह बन रहा है, यहाँ आइसो समूह बन रहा है, तो आइसो समूह बनाना जरूरी है। आइसो समूह कंप्लीट करेंगे पहले। आइसो बनाने के बाद में यहाँ जो बचेगा वो साइड में रहेगा। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH। तो यहाँ देखो COOH तो है ही है। अब यहाँ CH2 है, CH3 नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कंप्लीट कर दी आपने। यहाँ 2 H हैं, एक ये 3 और एक ये 4, तो ये एक H वो बॉन्ड में टूट गया, तो ये CH3COOH एसिटिक अम्ल ही माना जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना इसको लेकर के, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से रहेगा। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? तो देखो इसमें ये हो गया आइसो समूह, ठीक है। तो ये नाम हो गया दोस्तों आइसो प्रोपिल। आइसोप्रोपिल तो हो ही गया ये, और फिर बच्चा क्या? तो आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आज जो अभी तक आपने पढ़ा, ये हो गया व्युत्पन्न पद्धति। ये कौन सी पद्धति हो गई? व्युत्पन्न पद्धति। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये व्युत्पन्न पद्धति समझ में आई होगी। ये यहाँ से व्युत्पन्न पद्धति हो गई, ठीक है ना। वैसे हेडिंग लगा रखी थी पीछे अपने, यहाँ फिर मैं लिख देता हूँ एक बार। ये कौन सी पद्धति है? व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति। तो ये हो गई व्युत्पन्न पद्धति। यहाँ मैंने हेडिंग भी लगा दी है, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपने। कल एक नई पद्धति की शुरुआत करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 2 पद्धतियाँ हो गई हैं आपकी, इनको आप याद करना, समझना, रिपीट करना बार बार, और ढंग से इसको क्लियर करना। और वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखते रहना जब तक कि समझ में ना आए, क्लियर ना हो। ढंग से देखो, क्लियर हो जाएगा। और फिर से मैं आपसे वही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार बना रहे। और शीघ्र ही आपके सामने 1-2 दिन में ही नया वीडियो कोई वैज्ञानिक के जीवन परिचय पर संबंधित हम आपके सामने डालेंगे, यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा और प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।